वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बात 3 जुलाई 2013 की है। रविवार की दोपहर थी जब चेन्नई के आर्मी ऑफिसर्स एन्क्लेव के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। 4 मासूम बच्चे परिसर की बाउंड्री के आसपास खेल रहे थे और अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन 3 बच्चों ने चौथे बच्चे को गिरते हुए देखा। ये कहानी चेन्नई के दिलसन उर्फ दिलशान की है, जिसकी मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले में अक्यूज कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे ये मामला अदालत तक पहुंचा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ट्रायल कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या थे और वो सेना अधिकारी अब कहां है। घटना का संबंध चेन्नई के आर्मी ऑफिसर्स एनक्लेव से है, जो कि एक सुरक्षित और सीमित क्षेत्र है और जहां भारतीय सेना के ऑफिसर्स और उनके परिवार रहते हैं। यह परिसर आम जनता के लिए प्रतिबंधित है और केवल ऑथराइज पर्सन को ही इसमें प्रवेश मिलता है। इस कैंटोनमेंट में कई फलदार पेड़ हैं, जो आसपास की झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को आकर्षित करते हैं। 3 जुलाई 2011 को दोपहर करीब 1:30 बजे 13 साल के दिलशान और उसके 3 दोस्त संजय, प्रवीण और विघ्नेश पेड़ों से फल तोड़ने के लिए परिसर में घुसे। तभी अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी और दिलशान जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त घबराकर वहां से भाग गए और दिलशान की मां को सूचना दी। दिलशान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। शुरुआत में यह माना गया कि वो पेड़ से गिर गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उसके सिर में गंभीर चोट थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, मगर दुर्भाग्य से शाम करीब 5:20 दिलशान की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू हुई। फोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधीक्षक मुथुराज ने मामले की जांच की। उन्होंने अस्पताल जाकर दिलशान की मां की शिकायत दर्ज की और फिर पुलिस स्टेशन लौट आए। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कुछ सबूत इकट्ठा किए, जिसमें दीवार में बने एक छेद से लिए गए नमूने भी शामिल थे। दिलशान की मृत्यु के बाद पुलिस ने उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान जांच अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। 3 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल एल सेकर ने पुलिस को 2 मेटल के टुकड़े सौंपे, जो घटनास्थल से करीब 5 फीट की दूरी पर पाए गए थे। इनमें से एक टुकड़ा पीतल का था और दूसरा शीशे का। अगले दिन 4 जुलाई को यह सबूत क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए। इसके बाद 6 जुलाई को इन टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। यह मामला सेना परिसर के अंदर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़ा था, जिसने सेना अधिकारियों और नागरिकों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। इस वजह से तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने इस मामले को सीबीसीआईडी को सौंपने का फैसला किया। 4 जुलाई 2011 को सीबीसीआईडी के पुलिस निरीक्षक शंकर सुब्रमण्यन को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के उप निदेशक राजन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि परिसर की भीतरी दीवार में एक छोटा सा गड्ढा था, जो हाल में ही बना था। उनके अनुसार यह गड्ढा किसी गोली के प्रभाव से बना था, जो परिसर के अंदर से चलाई गई थी। जांच में यह भी माना गया कि परिसर में 4 क्वार्टर थे, जिनमें से एक क्वार्टर डोर नंबर 11/4 संदिग्ध था। इस क्वार्टर में लेफ्टिनेंट कंडा स्वामी रामराज का ऑफिस था। 5 जुलाई को जांच अधिकारी ने इन चारों क्वार्टर्स की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट प्राप्त किया। 6 जुलाई को तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन किसी के भी घर में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। 9 जुलाई को जांच टीम ने एक बार फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस बार उनके साथ इंस्पेक्टर जयंती और बॉम्ब स्क्वाड के विशेषज्ञ राजेंद्रन भी थे। इसी दौरान जांच अधिकारियों ने संदिग्ध लेफ्टिनेंट कर्नल कंडा स्वामी रामराज को पूछताछ के लिए बुलाया। रामराज पर संदेह करने के कई कारण थे। पुलिस ने जांच में यह पाया कि गोली एक अमेरिकन राइफल M1 गन से चलाई गई थी, जो कि रामराज के पास थी। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि गोली परिसर के अंदर से चलाई गई थी। गोली जिस स्थान से चलाई गई थी, उसके नजदीक रामराज का ही क्वार्टर था। और चौथी वजह यह थी कि पूछताछ के दौरान रामराज बार बार अपना बयान बदल रहे थे। 9 जुलाई 2011 की सुबह 11:30 बजे रामराज सीबीसीआईडी के कार्यालय पहुंचे। पूछताछ के दौरान उन्होंने कई विरोधाभासी बयान दिए और दोपहर 3 बजे जांच अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रामराज ने यह स्वीकार कर लिया कि वारदात के पीछे उन्हीं का हाथ था। कारण पूछने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एक 13 साल के बच्चे से आखिर उनकी क्या दुश्मनी थी, उन्होंने बताया कि वो बच्चों की शैतानियों से बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। पास की कॉलोनी के बच्चे
आए दिन दीवार फांदकर अंदर आ जाते थे और पेड़ों से फल चुराने के अलावा शोर भी मचाते थे, जिससे उनको परेशानी होती थी। उन्होंने बच्चों को कई बार डांटा, मगर उसके बाद भी बच्चों के अंदर कोई डर नहीं था। बच्चे बिना किसी झिझक के शैतानी करते थे। 3 जुलाई के दिन भी यही हुआ। वो अपने ऑफिस में थे कि तभी उन्हें कुछ बच्चों का शोर सुनाई दिया। उन्होंने अपनी ऑफिस की खिड़की से देखा तो पाया कि 4 बच्चे परिसर की दीवार को फांदकर अंदर आ गए हैं, जो कि शोर मचा रहे हैं और बादाम चुरा रहे हैं। रामराज ये देखकर आग बबूला हो उठे और इसी गुस्से के चलते उन्होंने अपनी राइफल उठाई और एक बच्चे पर गोली दाग दी। रामराज 30 अप्रैल को रिटायर हो चुके थे और उनको यह आवास अगले 3 महीने के लिए दिया गया था। वैसे भी उनको 3 महीने बाद यह आवास छोड़कर जाना ही था, मगर फिर भी उन्होंने अपना आवास छोड़ने के कुछ ही दिन पहले इस वारदात को अंजाम दे डाला। उन्होंने बताया कि इस्तेमाल की गई राइफल को उन्होंने नेपियर ब्रिज पॉइंट के पास कूम नदी में फेंक दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि बची हुई कारतूसों को एमएलए हॉस्टल के पास एक नदी में फेंका गया था और बुलेट पाउच को एमएलए हॉस्टल के पीछे छिपा दिया गया था। जांच अधिकारियों ने तुरंत फायर वर्कर्स, गोताखोरों और नाविकों को बुलाया ताकि नदी में छिपी राइफल को खोजा जा सके। 9 जुलाई 2011 को शाम 7:30 बजे राइफल को नदी से बरामद कर लिया गया। 10 जुलाई को रामराज को 7वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जॉर्ज टाउन, चेन्नई के सामने पेश किया गया और वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने एमएलए हॉस्टल परिसर की तलाशी ली, जहां से एक लकड़ी का बक्सा, हरे रंग का सूती गोली का थैला और एक प्लास्टिक का डिब्बा बरामद हुआ। 12 जुलाई को जांच अधिकारियों ने कूवम नदी के तट से मछुआरों की मदद से 8 कारतूस बरामद किए, जिनको कि फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था। 13 जुलाई बरामद की गई राइफल और कारतूसों को अदालत में प्रस्तुत किया गया और तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में बैलिस्टिक एक्सपर्ट द्वारा जांच के लिए भेजा गया। 19 जुलाई को अदालत के आदेश के तहत रामराज को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और गोलियों की खरीद के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अलावा दिलशान का इलाज करने वाले डॉक्टरों, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और बैलिस्टिक एक्सपर्ट से पूछताछ की गई और उनकी रिपोर्ट्स प्राप्त की गई। 3 अगस्त को जांच अधिकारियों ने रामराज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उन पर आईपीसी की धारा 302, धारा 201 सबूत मिटाने का प्रयास और आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3, 25 1BA, 25 1BH और 27 के तहत आरोप लगाए गए। कोर्ट में इस केस के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला, मृत्यु की वजह क्या थी। रामराज को कोर्ट में पेश करने के बाद केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 5 चेन्नई में ट्रायल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में आरोपी के वकील श्री ए नटराजन ने यह तर्क देने की कोशिश की कि दिलशान की मृत्यु पेड़ से गिरने से हुई थी, न कि बंदूक की गोली से। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पेश किए, जैसे कि दुर्घटना रजिस्टर में दर्ज किया गया था कि लड़का पेड़ से गिरा था। वकील ने यह भी बताया कि दिलशान को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने भी यही बताया कि वो पेड़ से गिर गया था, इसलिए डॉक्टरों ने इसे गंभीर दुर्घटना के रूप में दर्ज किया, न कि गोली लगने के मामले के रूप में। इसके अलावा जब दिलशान घायल हुआ तो उसके दोस्तों ने यह नहीं कहा कि उसे गोली मारी गई थी, वो उसे अस्पताल ले गए ये मानते हुए कि वो पेड़ से गिर गया था। हालांकि डॉक्टरों की रिपोर्ट और मेडिकल सबूतों से यह स्पष्ट हो गया कि दिलशान की मौत गोली लगने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया कि उसके सिर में गोली के घुसने और निकलने के घाव थे। ये चोटें सिर्फ गोली लगने से हो सकती हैं, न कि पेड़ गिरने से। डॉक्टर शांता कुमार ने पुष्टि की कि सिर में गोली लगने से हुए गंभीर घाव और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दिलशान की मृत्यु हुई। 3 जुलाई 2011 की दोपहर लगभग 1:30 बजे 2 घटनाएं एक साथ हुई थीं। 4 बच्चे दिलशान, संजय, प्रवीण और विघ्नेश सेना के अधिकारियों के परिसर में बादाम तोड़ने गए थे। तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जो किसी टायर के फटने जैसी थी। इसके तुरंत बाद दिलशान जमीन पर गिर पड़ा और बाकी 3 बच्चे घबरा कर वहां से भाग गए। संजय, प्रवीण और विघ्नेश के अलावा जया, पुलिस कांस्टेबल कार्तिकेयन और सुरक्षा गार्ड देवदास ने भी इस धमाके की आवाज सुनी थी। कांस्टेबल ने उन तीनों घबराए हुए बच्चों को भागते हुए देखा था। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 के तहत अगर 2 घटनाएं एक समय में घटती हैं और आपस में जुड़ी होती हैं तो वो एक ही लेन देन का हिस्सा मानी जाती हैं। अदालत ने इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि धमाके की आवाज, दिलशान का गिरना और लड़कों का भागना ये सब आपस में जुड़े हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई थी कि दिलशान की मौत 2 से 4 घंटे पहले बंदूक की गोली लगने से हुई थी। इसका मतलब था कि उसे सेना के परिसर के अंदर से ही गोली मारी गई थी। जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। निरीक्षक मुत्थुस्वामी, जो इस मामले की शुरुआती जांच कर रहे थे, उन्होंने पाया कि सेना परिसर की 4 दीवारी लगभग 4 फीट ऊंची थी और उसके ऊपर 1.26 फीट ऊंची तार की बाड़ थी। दीवार के भीतरी हिस्से में एक गड्ढे जैसा निशान था जो 3 फीट 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मौजूद था।
इसके अलावा घटनास्थल से करीब 5 फीट की दूरी पर मिट्टी पर खून के धब्बे मिले थे। बैलिस्टिक एक्सपर्ट भरतन और राजन ने भी इस घटनास्थल का निरीक्षण किया और दीवार पर मिले गोली के निशान की पुष्टि की। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह तय किया कि गोली सेना के अधिकारियों के परिसर के अंदर से चलाई गई थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि यह गोली आरोपी की राइफल से ही चली हो। दूसरा पॉइंट था कि कर्नल रामराज का व्यवहार कैसा था। पुलिस ने यह जब पता लगाने की कोशिश की कि उनका व्यवहार कैसा था, तो पता चला कि वो एक गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे। सेना के अधिकारियों के परिसर के पास स्थित आम और बादाम के पेड़ अक्सर आसपास की झोपड़पट्टी के बच्चों को आकर्षित करते थे, जो वहां कूदकर फल तोड़ने की कोशिश करते थे। यह हरकत आरोपी को बेहद नागवार गुजरती थी। जया, जो लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह के घर में नौकरानी थी, उसने अदालत को बताया कि आरोपी अक्सर बच्चों को दौड़ाकर भगाते थे और गुस्से से उन्हें डांटते थे। एक बार लड़कों ने खेल खेल में रामराज की कार की विंडशील्ड भी तोड़ दी थी, जिससे वे और ज्यादा चिढ़ गए थे। हालांकि रामराज के वकील ने यह तर्क दिया कि उनका गुस्सैल स्वभाव या बुरा चरित्र इस मामले में कोई कानूनी महत्व नहीं रखता, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 के अनुसार किसी भी अक्यूज का पुराना व्यवहार अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 14 के तहत किसी विशेष मामले में अक्यूज की मानसिक स्थिति को समझना जरूरी होता है। इस आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी की असहिष्णुता ही इस अपराध के पीछे का कारण हो सकती है। तीसरा पॉइंट था कि इस वारदात का कोई चश्मदीद गवाह था। जिस दिन दिलशान को गोली लगी, उस दिन काफी अफरा तफरी मच गई थी। लोगों का ध्यान दिलशान और उसको अस्पताल ले जाने पर था, लेकिन एक गवाह विघ्नेश ने एक अजीब घटना देखी। उसने कहा कि जब दिलशान को अस्पताल ले जाया गया, उसके करीब 10 मिनट बाद उसने आरोपी को घटनास्थल पर देखा। विघ्नेश ने बताया कि आरोपी सूखे पत्तों से जमीन पर फैले खून के धब्बों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। विघ्नेश ने आगे बताया कि उसने आरोपी को एक लंबी वस्तु, जिसे कपड़े में लपेटा गया था, अपनी कार में रखते हुए देखा और फिर वो वहां से चला गया। हालांकि आरोपी के वकील ने इस गवाही पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर घटनास्थल पर इतनी भीड़ थी तो आरोपी वहां आ ही कैसे सकते थे। इसके अलावा विघ्नेश की अन्य बातें भी संदिग्ध थीं। विघ्नेश ने अपनी गवाही में कहा कि वो अक्यूज को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स में उनका बॉल पिकर था। लेकिन अदालत ने इस दावे को गलत माना, क्योंकि गोल्फ में बॉल पिकर जैसा कोई पद नहीं होता है। टेनिस में बॉल पिकर होते हैं जो खेल के दौरान बॉल को इकट्ठा करते हैं, मगर गोल्फ में खिलाड़ी के साथ एक कैडी होता है जो उसका किट उठाने और सहायता करने का काम करता है। इस गलत बयान से अदालत को संदेह हुआ कि विघ्नेश की पूरी गवाही भरोसेमंद नहीं है। इसके अलावा विघ्नेश ने कहा कि उसने 9 जुलाई को सीबीसीआईडी पुलिस को सेना के हेडक्वार्टर में ले जाकर अक्यूज की पहचान करवाई थी, लेकिन उसके बयान को 8 जुलाई को दर्ज किया गया और इसे अदालत में भेजने में 15 जुलाई तक की देरी हुई। अदालत को यह संदेह हुआ कि अगर विघ्नेश की गवाही इतनी महत्वपूर्ण थी तो पुलिस को इसे अदालत में भेजने में इतनी देर क्यों लगी। चौथा पॉइंट था राइफल की बरामदगी। राइफल का पाया जाना एक अहम मोड़ था। 9 जुलाई को आरोपी को सीबीसीआईडी कार्यालय ले जाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी राइफल को कुवम नदी में फेंक दिया था। उनका एक बालिया बयान राजस्व निरीक्षक कनकई नाथन की उपस्थिति में दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने फायर वर्कर्स को बुलाया और नदी की तलाशी शुरू की, जिसके बाद राइफल को बरामद भी कर लिया गया। आरोपी के वकील ने इस बरामदगी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह सब पहले से ही स्क्रिप्ट हो सकता है और पुलिस ने शाम ढलने के बाद ही तलाशी क्यों शुरू की, ताकि अंधेरे में छेड़छाड़ की जा सके। लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि अगर पुलिस अगली सुबह का इंतजार करती तो उन पर लापरवाही का आरोप लगाया जाता। इसके बजाय पुलिस की तत्परता और तेजी को सराहा गया। अंत में सबूतों की एक कड़ी बनी। धमाके की आवाज, लड़कों का भागना और दिलशान का गिरना यह दिखाता था कि गोली सेना के परिसर के अंदर से चलाई गई थी। घटनास्थल पर दीवार में गोली का निशान था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पुष्टि की कि गोली अंदर से ही चलाई गई थी। इसके अलावा आरोपी ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी राइफल नदी में फेंक दी थी और पुलिस ने उसे वहीं से बरामद भी कर लिया था। पांचवा पॉइंट था राइफल की पड़ताल। राइफल की बैलिस्टिक जांच ने अभियोजन पक्ष के मामले को और मजबूत किया। 9 जुलाई को राइफल को जब्त किया गया था और इसका विवरण यूएस राइफल कैलिबर .30 mm स्प्रिंगफील्ड आर्मरी 3291 के रूप में दर्ज किया गया। इसे 12 जुलाई को अदालत में भेजा गया और फिर 13 जुलाई को बैलिस्टिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला में भेजा गया। इस बीच नदी से 8 कारतूस बरामद किए गए, जिन्हें मछुआरों ने खोजा था। इन्हें भी 13 जुलाई को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। बैलिस्टिक एक्सपर्ट पी राजन ने अपनी जांच में बताया कि घटनास्थल से मिले धातु के टुकड़े एक सेल्फ लोडिंग राइफल से दागी गई गोली के थे।
उन्होंने ये पुष्टि भी की कि ये टुकड़े आरोपी की राइफल से ही निकली गोली थे। इस साइंटिफिक एविडेंस ने यह स्पष्ट कर दिया कि में उसी राइफल का उपयोग किया गया था जिसके मालिक रामराज थे। छठा पॉइंट था, क्या यह राइफल आरोपी की थी? कोर्ट ने यह भी जांच की कि क्या वो वास्तव में आरोपी की राइफल थी। प्रोसिक्यूटर्स ने वाईएस चौहान को गवाह के रूप में पेश किया, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म सर्विस के अधीन कार्यरत थे। उन्होंने पुष्टि की कि रजिस्ट्रेशन नंबर 329154 वाली राइफल 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट कर्नल के रामराज को बेची गई थी। बिक्री रिकॉर्ड में इसका स्पष्ट उल्लेख था। इसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल एससी पांडे की गवाही से भी यह सत्यापित हुआ कि आरोपी ने 8 गोलियां खरीदी थीं, जो गोलियों की बिक्री के रिकॉर्ड में दर्ज थीं। जब वाईएस चौहान को कोर्ट में राइफल दिखाई गई तो उन्होंने इसे पहचाना और कहा कि यह वही राइफल है जो आरोपी को बेची गई थी। राइफल का सीरियल नंबर और बंदूक के लाइसेंस बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी मौजूद था। इन सभी प्रमाणों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि राइफल अक्यूज की ही थी। इसको शुरू में सेल्फ लोडिंग के रूप में खरीदा गया था, लेकिन बाद में इसे बोल्ट एक्शन में बदल दिया गया। डिफेंडेंट्स की यह दलील कि यह सेल्फ लोडिंग राइफल थी और इसलिए बैलिस्टिक रिपोर्ट गलत थी, कोर्ट ने अस्वीकार कर दी। इसके अलावा डिफेंडेंट्स ने ट्रायल कोर्ट में हथियार की दोबारा जांच करने की मांग नहीं की, जिससे उनकी दलील और कमजोर हो गई। आर्म्स एक्ट 1962 के नियम 25 के अनुसार हर हथियार पर निर्माता का नाम, ट्रेडमार्क, सीरियल नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रूफ मार्क होना जरूरी है। कोर्ट के रिकॉर्ड्स के आधार पर यह बताया गया कि राइफल की पंजीकरण संख्या 329154 थी, जिसे अक्यूज ने अधिकृत रूप से खरीदा था। इसके अलावा अक्यूज ने खुद 11 अक्टूबर 2010 को चेन्नई पुलिस कमिश्नर को अपने बंदूक लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि वो स्प्रिंगफील्ड मेक राइफल 0.30 BA का मालिक है। इस आवेदन को द्रविड़ मनी, जो कि आर्मी कैंप में आर्मरर के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने प्रमाणित किया। इसी तरह श्रीमती शशिकला ने भी इस आवेदन को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने की पुष्टि की। इन सबूतों के आधार पर प्रोसिक्यूटर्स ने यह साबित कर दिया कि अक्यूज ही राइफल का अधिकृत स्वामी था। इसके बाद अक्यूज के बिहेवियर का इंडियन एविडेंस एक्ट के क्लॉज 8 के तहत विश्लेषण किया गया। क्राइम के बाद उसका नेचर सिग्निफिकेंट सर्कमस्टांशियल एविडेंस बना। हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि अक्यूज ने खुद गन को नदी में फेंका था, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर्याप्त था। गवाह विघ्नेश ने यह दावा किया था कि उसने अक्यूज को एक लंबी वस्तु को कपड़े में लपेट कर ले जाते हुए देखा था। हालांकि कोर्ट ने विघ्नेश की गवाही को अविश्वसनीय माना, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने यह साबित किया कि गन अक्यूज की ही थी और यह नदी से बरामद हुई और इसकी बरामदगी अक्यूज के ही खुलासे के आधार पर हुई। जिरह के दौरान कोर्ट में 1979 से लेकर 2012 तक के कुछ पुराने केसेस का संदर्भ भी दिया गया। अंत में कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोसिक्यूटर्स ने सभी आवश्यक सबूत प्रस्तुत किए हैं और यह प्रमाणित हो गया है कि 3 जुलाई को लगभग 1:30 बजे अक्यूज ने अपनी राइफल से दिलशान पर गोली चलाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आर्म्स एक्ट के तहत भी अक्यूज को दोषी पाया गया। उसकी राइफल का लाइसेंस 12 मार्च 2008 को समाप्त हो गया था और कानून के मुताबिक इसको शस्त्रागार में जमा करना जरूरी था, लेकिन अक्यूज ने ऐसा नहीं किया। इंडियन एविडेंस एक्ट के क्लॉज 106 के तहत अक्यूज को यह साबित करना था कि उसके पास वैध लाइसेंस था, लेकिन उसने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी साबित कर दिया कि राइफल कभी भी शस्त्रागार में जमा नहीं की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह पाया कि प्रोसिक्यूटर्स ये साबित नहीं कर पाए कि अक्यूज ने क्राइम सीन को पत्तों से ढकने की कोशिश की थी, इसलिए उनको भारतीय दंड संहिता के क्लॉज 201 सबूत मिटाने के आरोप से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में आर्मी के अधिकारियों द्वारा पुलिस को प्रदान की गई सहायता की सराहना की, जिन्होंने एविडेंस को बिना किसी देरी के सौंपा। इसके अलावा ट्रायल जज के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट के क्लॉज 165 के तहत अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करने और अनबायस्ड अप्रोच अपनाने की प्रशंसा भी की गई। प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट्स के वकीलों द्वारा पेश की गई गहरी बहस की भी कोर्ट ने सराहना की। कोर्ट ने दिलशान की मां को 50,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश की पुष्टि की। ट्रायल कोर्ट के बाद 12 दिसंबर 2013 को मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। 7 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहन एम शांता गौदार और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इस फैसले को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समीक्षा की और माना कि के रामराज का इरादा हत्या करने का नहीं था, बल्कि वो अचानक से गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठे। इस कारण हत्या का आरोप आईपीसी 302 को कम करके आईपीसी 304 भाग 2 में बदल दिया गया, जो कि गैर इरादत हत्या से संबंधित है। अंततः के रामराज को 10 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माने की सजा दी गई, जिसमें पहले से जेल में बिताई गई अवधि को
घटाने का निर्देश दिया गया था। ये जुर्माना मृतक के माता पिता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया। अदालत ने उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और उनकी सजा को संशोधित किया। अगर के रामराज को किसी तरह की सजा में छूट नहीं मिली तो उनकी संभावित रिहाई जुलाई 2021 में हुई होगी। लेकिन अगर उनके अच्छे व्यवहार या अन्य कानूनी कारणों से छूट मिली हो तो वो 1920 या उससे पहले भी बाहर आ चुके होंगे।